जी, तो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का आज फर्स्ट लेक्चर होगा। इसके अंदर हम क्लासिकल मैकेनिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी कुछ ब्रांचेस देखेंगे और कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हैं उनको हम आज स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले जो बुक्स मैंने रिकमेंड की हैं, जहाँ जिन बुक्स में से जहाँ से मैं मटेरियल लूँगा वो बुक्स मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दी हैं। यहाँ पर अगेन मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है थ्योरेटिकल मैकेनिक्स। ये शॉम सीरीज की बुक है। तो ये इसका टाइटल पेज है, ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हुई है। और सेकंड बुक है क्लासिकल मैकेनिक्स बाय गोल्डस्टीन। तो ये इसका टाइटल पेज है और ये बुक भी मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है। थर्ड बुक है थ्योरेटिकल मैकेनिक्स बाय खालिद खालिद लतीफ़ मीर। तो ये बुक भी मैंने शेयर कर दी है। इसी तरह फोर्थ वन जो है, ये आपके पास है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी। तो ये लास्ट बुक जिन लोगों ने बीएससी की हुई है उन्होंने बीएससी के अंदर मैकेनिक्स जो है वो इस बुक से पढ़ी होगी। और ये जो खालिद लतीफ़ मीर की बुक है ये भी बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है, ये भी पाकिस्तानी ऑथर है। शॉम सीरीज से हम काफ़ी सारी जो एग्जाम्पल्स हैं उनके ज़रिए से टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये 4 बुक्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ग्रुप में मैंने शेयर भी कर दी हैं। तो जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, तो आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ से लेक्चर लेने के बाद मटेरियल जो होगा वो सारा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपको पीडीएफ फॉर्म में मटेरियल भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपकी कोशिश ये हो कि जो टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ें तो इन बुक्स से आप उनको उसको कंपेयर करें। जब आपके अंदर बुक रीडिंग की आदत पड़ेगी तो फिर तैयारी अच्छी होती है। बुक रीडिंग से आप बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप वीडियो लेक्चर लेने के बाद उसको खत्म ना कर दें, बल्कि आपकी भरपूर तैयारी होनी चाहिए। देखिए, जब आप तैयारी करके पेपर देने जाएंगे ना, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और आपको पता होगा कि इतनी अच्छी तैयारी मेरी है और टेस्ट कैसा हो रहा है। इसीलिए कोशिश करें कि इनको अच्छे तरीके से, ये जितने भी हम लेक्चर्स पढ़ेंगे इनको अच्छे तरीके से करें। तो ये 4 बुक्स हैं, ग्रुप में शेयर कर दी हुई हैं। तो कुछ लोग ग्रुप में बाद में ऐड हुए हैं, तो ये दोबारा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिक्स को हम डिफाइन करते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इज नोन एज मैकेनिक्स। अच्छा, बाज जगह पर इसको यूं डिफाइन किया होता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन। तो यहाँ पर ये याद रखें कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है। देखें, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उससे मोशन पैदा हो भी सकता है, मोशन नहीं भी पैदा होता। जैसे हम एक दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स तो हम लगा रहे होते हैं, लेकिन वो दीवार हरकत तो नहीं करती, उसमें मोशन तो पैदा नहीं होता। तो इसीलिए इस तरह से मैकेनिक्स को डिफाइन अगर आप करें तो ये ज्यादा ब्रॉडर है उसकी निस्बत के जस्ट आप स्टडी ऑफ मोशन की बात करें। ठीक है, मतलब आपने इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है कि जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मोशन हो भी सकता है, मोशन नहीं भी हो सकता। तो इसीलिए हम इसको यूं डिफाइन कर लेते हैं कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इज नोन एज मैकेनिक्स। अच्छा, मैकेनिक्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 ब्रांचेस में। तो फर्स्ट ब्रांच इसकी है डायनामिक्स। डायनामिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ बॉडीज इन मोशन इज नोन एज डायनामिक्स। मतलब जब आपने फोर्स अप्लाई की तो अब उसमें मोशन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता। तो अगर फोर्स अप्लाई करने से उसमें उसमें मोशन पैदा होगा तो फिर हम उसको डायनामिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। आगे जितनी भी मतलब ब्रांचेज हैं, जैसे फ्लूइड की तरफ आप चले जाते हैं ना, तो फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, ये मैं सेकंड इसकी ब्रांच की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक्स की। तो उसको भी पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि सेकंड जो ब्रांच है मैकेनिक्स की वो है स्टैटिक्स।
branch of mechanics in which we deal with the study of bodies at rest is known as statics. मतलब आपने फोर्स तो अप्लाई की लेकिन उसके अंदर मोशन पैदा नहीं हुआ, बॉडी एट रेस्ट थी, तो फिर जब हम उसको स्टडी कर रहे होंगे तो ये स्टैटिक्स कहलाएगी। तो अब यहाँ पर जहां पर वर्ड डायनामिक्स आ जाए तो समझ जाओ कि यहाँ पर मोशन इन्वॉल्व है, और जहां पर वर्ड स्टैटिक्स आ जाए तो वहां पर मोशन इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था फ्लूइड की, तो फ्लूइड डायनामिक्स में जब फ्लूइड मोशन में होता है वो सारे फिनोमिनाज आप स्टडी कर रहे होते हैं, और जब आप फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करेंगे तो उसमें आप वो वाले फिनोमिनाज देखेंगे जहां पर फ्लूइड एट रेस्ट होता है। जी, ये जो डायनामिक्स है मतलब जो मोशन बॉडीज में पैदा होता है, इसको फर्दर हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। तो उनमें पहली जो ब्रांच है वो है काइनेटिक्स, branch of mechanics in which we deal with the study of motion of objects together with cause of motion। अब मोशन की काज कौन होती है? फोर्सेस होती हैं। किसी भी चीज के अंदर अगर मोशन पैदा होता है तो उसके मोशन के पैदा होने की जो वजह होती है वो बेसिकली फोर्सेस होती हैं। तो सॉरी, ये काइनेटिक्स है। तो काइनेटिक्स के अंदर आप क्या स्टडी करेंगे? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी स्टडी करते हैं, साथ में वो मोशन किस वजह से हुआ था उन फोर्सेस को भी आप स्टडी करते हैं। जो सेकंड ब्रांच है डायनामिक्स की वो है काइनेमेटिक्स। तो ब्रांच ऑफ डायनामिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। तो इसमें आप फोर्सेस को या जो मोशन की काजेज है उनको नहीं स्टडी करते। मतलब जैसे मोशन की स्टडी से मुराद है आप डिस्प्लेसमेंट उसका बॉडी का देखें, उसकी वेलोसिटी देख रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो ये है स्टडी ऑफ मोशन, लेकिन उसमें आप जो मोशन की काज है, जो फोर्सेस है, उनको हम स्टडी नहीं करते। तो ये 2 ब्रांचेस होती हैं डायनामिक्स की। ठीक है, फर्दर एक और डिवीजन हमने की हुई है, mechanics is divided into following branches based on methodology and approach। मतलब जो आपका मेथड होगा वो वेरी करता जाएगा। जो आप मोशन को स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर जो चीजें डिस्कस हो रही हैं उनकी नेचर के लिहाज से आप मेथडोलॉजी को चेंज करते जा रहे होते हैं। तो अब उस मेथडोलॉजी और अप्रोच के लिहाज से हमने फॉलोइंग डिवीजन जो है वो की हुई है। तो उनमें सबसे पहले है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, या इसका दूसरा नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये 17th सेंचुरी के अंदर न्यूटन ने जो 3 लॉज दिए थे जिनको आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया। तो जो फिजिक्स उस वक्त डेवलप हुई इन लॉज की बुनियाद पर, और ये आगे मजीद इसमें चेंजेस होती गई। तो तकरीबन 200-300 साल पर ये एरा इसका मुश्तमिल है। तो उस दौरान ये जो सारी फिजिक्स थी इसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स का नाम देते हैं। मतलब जो न्यूटन्स के लॉज को यूज करके हम स्टडी कर रहे होते हैं उसको आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स का नाम देते हैं। अब ये दोनों जो वर्ड है ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स को आप क्लासिकल मैकेनिक्स में बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग क्लासिकल जो मैकेनिक्स है इसके अंदर जो मैक्सवेल की थ्योरी थी, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ वेव्स, उसको इंक्लूड करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में और उसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स में शामिल नहीं करते। बहरहाल कुछ ऑथर्स ने ऐसे लिखा हुआ है। खैर, ये फर्स्ट ब्रांच थी। सेकंड आपके पास है लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। दिस डील विद द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो लैग्रेंजियन को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि एल डिनोट लैग्रेंजियन, टी माइनस वी। यहाँ पर टी जो है ये काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रहा है और वी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है। अच्छा, इन दोनों में फर्क ये है, बेसिकली ये लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, और आगे मैं एक और बताने वाला हूँ हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, वो भी साथ ही देख लें। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स डील विद द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
तो हैमिल्टोनियन को हम डिफाइन करते हैं टोटल एनर्जी के तौर पर। मतलब हैमिल्टोनियन मींस टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कह लें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं। तो इसमें भी T प्लस वी, टी से मुराद काइनेटिक एनर्जी और V से मुराद पोटेंशियल एनर्जी। तो लैग्रेंजियन में आपने दोनों एनर्जीज का डिफरेंस लिया और हैमिल्टोनियन के अंदर दोनों का सम आपने ले लिया। अब ये दोनों जो है ये न्यूटोनियन या क्लासिकल मैकेनिक्स ही की एडवांस फॉर्म्स हैं। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसमें जब आप मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं उसका तरीकेकार ये होता है कि न्यूटन्स के लॉज को यूज करते हैं। स्पेशली जो न्यूटन का सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू ma, तो उसको हम यूज करते हैं जितनी भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं उनका सम लेकर, और फिर उस एक्सेलरेशन को पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव बनाकर वो आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ये हम कुछ एग्जांपल्स आगे चलकर देखेंगे, उसका तरीकेकार होता है। जबकि लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के अंदर आप उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो फार्मूलाज हैं उनको आप लैग्रेंजियन में यूज करते हैं। फिर आगे एक आइलर लैग्रेंज इक्वेशन होती है, उसको यूज करके, तो ये तरीकाकार ये मेथोडोलॉजी होती है लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में फिर आप टोटल एनर्जी ले लेते हैं, तो उनमें दोनों एनर्जीज जो होती है उनको सम अप कर देते हैं। तो ये आपके पास 3 ब्रांचेस। फोर्थ है फ्लूइड मैकेनिक्स। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स। तो जैसे मटेरियल है तो मटेरियल को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे लिक्विड, गैसेस और सॉलिड्स वगैरह। तो जो लिक्विड्स और गैसेस हैं ये दोनों फ्लूइड्स में आ जाते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी फ्लो, जो चीज फ्लो कर सकती हो उसको हम फ्लूइड कहते हैं। उसमें गैसेस भी आ जाती हैं और लिक्विड्स भी आ जाते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप इन दोनों को स्टडी करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो बॉडीज। यहाँ पर माइक्रो से मुराद, वैसे माइक्रो का मतलब छोटी होता है, छोटे इजसाम, लेकिन यहाँ पर छोटे इजसाम से मुराद है एटॉमिक लेवल के। मतलब एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स हैं, उनके मोशन को जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो जो न्यूटन की मैकेनिक्स थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, वो यहाँ पर यूजफुल नहीं होती। तो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलुअर में भी आ जाता है ना। 19th सेंचुरी में क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो फेल हो गई थी कुछ फिनोमिनास पर। तो उनमें से ये एक माइक्रो बॉडीज थी, एटॉमिक लेवल की जो बॉडीज हैं। यहाँ पर न्यूटन की या क्लासिकल फिजिक्स जो थी ये फेल हो गई थी उसको मोशन को स्टडी करने के लिए। तो फिर एक नई फिजिक्स डेवलप हुई जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स का नाम देते हैं माइक्रो बॉडीज के लिए। इसी तरह एक और डोमेन थी जहां पर क्लासिकल फिजिक्स जो है या न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो फेल हुई, वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंप्लीटली आइंस्टाइन ने डिस्क्राइब किया था 1905 के अंदर। 1905 के अंदर उसने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस किया हुआ था। फिर उसके बाद 1915 के अंदर 1915 के अंदर उसने एक पेपर पब्लिश करवाया जिसके अंदर उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखा था। तो इनमें फर्क मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि जनरल थ्योरी और स्पेशल थ्योरी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखें ये हाई स्पीडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर डील्स विद द स्टडी ऑफ हाई स्पीडेड ऑब्जेक्ट्स। तो जो न्यूटन की फिजिक्स थी या क्लासिकल फिजिक्स थी ये इन 2 जगहों पर फेल हुई। एक तो माइक्रो बॉडीज की स्टडी में, तो माइक्रो बॉडीज को स्टडी करने के लिए हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स आ गई। दूसरी तरफ न्यूटन की जो फिजिक्स थी वो हाई स्पीडेड ऑब्जेक्ट को स्टडी नहीं कर सकती थी, तो उसके लिए आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप किया। और लास्ट वन आपके पास है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। deals with the study of motion of objects by using statistical rules and probability।
ज्यादातर क्वांटम के अंदर भी आप प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम चांसेस को यूज कर रहे होते हैं साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो वो बेसिकली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमने 7 ब्रांचेस में इनको डिवाइड किया हुआ है। इनके बारे में अ लिटिल बिट आपको पता होना चाहिए। बहरहाल इनमें से जो फर्स्ट वन है, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स, या आगे उसके एडवांस फॉर्म है लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन। तो इन 3 चीजों को हमने अपने मौजूदा कोर्स में जो अभी हमने स्टार्ट किया है, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी, फर्दर कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। अच्छा, ये हमारा जो सेशन होता है ये जूम पर 40 मिनट्स का होता है, तो इसमें अभी 10 मिनट तक, 8 मिनट तक ये बंद हो जाएगा, तो आपने उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके दोबारा से ज्वाइन कर लेना है, या फिर आपने इसको लीव नहीं करना, तो दोबारा से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। जी, सम बेसिक डेफिनेशन है इसकी। फर्स्ट डेफिनेशन है पार्टिकल। मतलब अब हम क्लासिकल फिजिक्स को या न्यूटोनियन फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले आपके पास जो डेफिनेशन है ये है पार्टिकल की डेफिनेशन। पार्टिकल से क्या मुराद है? अ पार्टिकल और पॉइंट मास इज अ बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशंस। इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट इन ज्योमेट्री हैविंग नो लेंथ नो विड्थ। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर भी, आप ज्योमेट्री के अंदर भी जब पॉइंट को डिफाइन करें, तो पॉइंट के बारे में आप यही कहते हैं कि पोर्शन इन स्पेस हैविंग नो डायमेंशन। ये पॉइंट की डेफिनेशन है कि स्पेस का वो पोर्शन है जिसकी डायमेंशन नहीं होती, मतलब लेंथ विड्थ हाइट उसकी सारी की सारी जीरो होती है। तो इसी तरह आप मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल को पॉइंट की तरह डिफाइन कर रहे हैं कि पार्टिकल से मुराद एक ऐसी बॉडी है जिसकी नेग्लिजिबल डायमेंशंस हैं, मतलब उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो जीरो है। अच्छा, ये जो बेसिक अभी मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, इंटरव्यू के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो प्रीवियस इंटरव्यूज हुए थे उनके अंदर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे हुए थे कि पार्टिकल को डिफाइन करें, बॉडी को डिफाइन करें, सिस्टम से क्या मुराद। तो ये उस इंटरव्यू के लिहाज से भी ये बातें जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं बॉडी को। अ बॉडी इज अ मैटर विच ऑक्युपाइज अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ स्पेस। मतलब ये मैटर है जो स्पेस का एक खास पोर्शन, एक महदूद पोर्शन जो है वो ऑक्युपाई करता है। रिजिड बॉडी से क्या मुराद है? अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if the distance between any 2 points never change whenever a force is applied on it. The size and shape cannot be changed. Actually, a rigid body cannot be exist in the universe. अच्छा, अब यहाँ पर देखें रिजिड बॉडी से क्या मुराद है। एक वक्त के लिए आप रिजिड बॉडी से मुराद ये सपोज कर रहे हैं कि एक हार्ड बॉडी है, जैसे ये बिलियर्ड बॉल है ना, आप उस बॉल को कंप्रेस नहीं कर सकते, आप उसको दबा नहीं सकते हाथ की मदद से। लेकिन जो ये कहते हैं, क्या इसको कहते हैं, टेनिस बॉल है, जो क्रिकेट वाली टेनिस बॉल होती है, उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। जब आप उस बॉल को दबाएंगे तो जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं वो 2 पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे के करीब होते जाएंगे, मतलब उनका डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो ऐसा समझ लें कि रिजिड बॉडी का उलट होता है सॉफ्ट बॉडी। तो सॉफ्ट बॉडी को जब आप कंप्रेस करेंगे तो उसके पॉइंट्स के दरमियान फासला जो होगा वो कम होगा। जबकि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप उसको दबा नहीं सकते, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब उसके 2 पॉइंट्स के बीच में जो फासला है वो कम नहीं हो सकता। ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि आप कोई बॉडी मर्जी ले आए, अगर आप उससे ज्यादा फोर्स उस पर लगाएंगे तो या तो वो टूट जाएगी, तो या वो कंप्रेस हो जाएगी। तो इसका मतलब है हकीकत में कायनात में रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमने एक सुपोज की हुई है, एक आइडियल बॉडी फर्ज की हुई है। मैस क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैस।
मतलब आपके पास एक बॉडी है, उसमें मादे की कितनी सारी मिकदार है, उसको मैस का नाम देते हैं। वेट क्या होता है? द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। ये हम आम लैंग्वेज के अंदर, डेली लाइफ के अंदर इन दोनों को ना मिक्स कर देते हैं, हालांकि ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैस जो है वो मादे की मिकदार है, जबकि वेट जो है ये एक फोर्स है। ठीक है ना? मतलब वो फोर्स जिसके साथ जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम वेट का नाम या वजन का नाम देते हैं। फोर्स क्या होता है? एन एजेंसी और एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मतलब एक ऐसी शय है, फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी बॉडी की, अगर कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है, आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो उसकी जो रेस्ट वाली पोजीशन है उसको चेंज कर देगी, उसकी जो रेस्ट वाली स्टेट है उसको वो मोशन में ले आएगी। और अगर आपकी तरफ कोई हरकत करती हुई बॉडी आ रही है, मोशन में है, आप उस पर फोर्स लगाकर उसको रोक सकते हैं, मतलब उसकी मोशन वाली स्टेट को आप रेस्ट में चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स जो होती है, ये चीजों को हरकत में लाती है या उनकी हरकत को रोकने के लिए कोशिश करती है या उनको रोक देती है। तो यहाँ पर टेंस का मतलब ये है कि मतलब आप फोर्स लगाएंगे तो लाजमी नहीं है वो फोर्स उसमें मोशन पैदा कर दे, ये लाजमी नहीं है। तो कोशिश कर सकती है या उसमें मोशन पैदा कर सकती है। जी, नेक्स्ट आपके पास है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। So these laws were stated by Sir Isaac Newton in his famous book Principia in 1687। ठीक है? ये मतलब 17वीं सदी के अंदर, 17th सेंचुरी में 1687 में उसने एक बुक पब्लिश की थी न्यूटन ने। तो ये लॉज उसने अपनी उस बुक के अंदर स्टेट किए हुए थे। तो फर्स्ट लॉ आपके पास है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं कि अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। मतलब एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट की हालत में रहेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो उतनी देर में हरकत में रहेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा देते। सेकेंड लॉ हमारे पास है कि व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम इक्वल्स द फोर्स। ये मैंने इसको एक दूसरे वे से स्टेट कर दिया है कि एक बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स लगा देते हैं तो उसके जो मोमेंटम के अंदर टाइम के लिहाज से चेंज पैदा हो रहा होता है, उसका मोमेंटम चेंज होगा ना। अब मोमेंटम क्या होता है? मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है? तो ज़ाहिर बात है जब आप फोर्स लगाएंगे तो मैस तो उसका टाइम के लिहाज से चेंज हो नहीं सकता, तो उसका क्या चेंज होगा? वेलोसिटी उसकी चेंज होगी। ठीक है? फोर्स लगाने से उसमें एक्सीलरेशन पैदा होगा। अच्छा, अभी ये सेशन ऑफ होने वाला है तो दोबारा से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जी, तो इसको आप दूसरे मतलब मैथमेटिकली यूं कहेंगे कि F इज इक्वल टू रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका जो शॉर्ट्स है इसका प्रूफ भी है, अदर वे में इसका जो सेकंड इसकी शक्ल है F इज इक्वल टू M में, छोटी क्लासेस में हमने वो पढ़ी थी, उसको भी देख लेते हैं। जी, ये हम बात कर रहे थे कि F इज इक्वल टू मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये फोर्स के इक्वल होता है। तो इससे आप वो जो क्लासिकल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था F इज इक्वल टू ma, उसको भी आप ड्राइव कर सकते हैं। तो मोमेंटम जो होता है P, ये इक्वल होता है mv के। तो ये मैंने मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी। तो इसमें मैस जो है ये तो कांस्टेंट होगा, इसीलिए डेरिवेटिव को आप वेलोसिटी पे अप्लाई कर दें।
तो वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होता है वो एक्सीलरेशन के इक्वल होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो आपके पास एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमने F इज इक्वल टू एम में प्रूव कर दिया। मतलब ये दोनों जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं ये दोनों इक्विवेलेंट। अच्छा, ये मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये वाली और ये सेकंड स्टेटमेंट्स ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया हुआ है। तो इसीलिए हम इसको एक दूसरे तरीके से भी स्टेट कर सकते हैं, मतलब जो हमने प्रीवियस छोटी क्लासेस में पढ़ा था, तो उस तरीके से हम इसको यूं स्टेट करते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स एफ, it produces an acceleration a in the body which is directly proportional to the force F and inversely proportional to the mass m of the body। मतलब जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स उसके एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा, लेकिन उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर एक ज्यादा मैस वाली बॉडी है उसमें कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। जी, नेक्स्ट आपके पास थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन इज इक्वल बट ऑपोजिट टू द रिएक्शन। जी, ये 3 लॉज हैं न्यूटन के। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखा और क्लासिकल मैकेनिक्स का स्टार्ट लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम कुछ और चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, अब अगर आप इनसे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ।